स्वागत है आप सभी का कशिश न्यूज में। और चुनाव का समय है और दंगल के इस खास पेशकश में हम बात करेंगे अगले 1 घंटे तक झारखंड की राजनीति की। दावेदारियां तो हो रही हैं लेकिन अभी भी उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हुए हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो। अभी सीटों को लेकर ही बातें हो रही हैं कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी और उसके बाद फिर ये बात होगी कि कौन उम्मीदवार होगा। अभी 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में झारखंड की इन 14 सीटों पर 12 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और 2 सीट जेएमएम के खाते में गई थी, जिसमें एक दुमका से शिबू सोरेन खुद जीते थे और राजमहल से विजय हांसदा जीते थे। अब महागठबंधन अपना एक लेकर आया है फॉर्मूला, उसके आधार पर अब अपने सीटों का चयन होगा, उम्मीदवार वहां बनाएंगे। झारखंड बीजेपी की अगर हम बात करें तो 14 में से 13 पर अब बीजेपी लड़ेगी और 1 पर एजेएसयू। जो दावेदारियां हैं कांग्रेस के लिहाज से अगर हम बात करें तो डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर से, राजेश ठाकुर और मयूर शेखर झा और ददई दुबे, ये दावेदारी है कांग्रेस की। जो 4 सीटें मिल रही हैं, जो फॉर्मूला है उसमें से, और ये उसमें से है चतरा की अगर सीट की बात करें तो मनोज यादव और बिट्टू सिंह, ये कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं चतरा सीट से। तो कुछ 4 सीटें हैं, 7-4-2-1 का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर ये गीता कोड़ा चाईबासा से, मधु कोड़ा की पत्नी है, कांग्रेस में है और उनको भी उम्मीदवार बनने की चर्चा चल रही है चाईबासा से। ये खूंटी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के थियोडोर कीडो और प्रदीप कुमार बालमुचू के नाम की चर्चा है, ये संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं खूंटी से। चतरा, खूंटी, हजारीबाग की अगर हम बात करें तो यहां से योगेंद्र साव और जयशंकर पाठक संभावित उम्मीदवार हैं हजारीबाग के। ये नाम है जो 4 सीटें इस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस को मिल रही हैं, उनमें चारों जगह की। लोहरदगा से अरुण उरांव, रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत का नाम चल रहा है। सुखदेव भगत अभी विधायक हैं, रामेश्वर उरांव यहाँ से जीत भी चुके हैं, यूपीए की गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे, इस बार हार गए थे 2014 में। राजीव कुमार और कामेश्वर बैठा पलामू से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं। अब ये 4 सीटें कौन सी हैं अभी साफ नहीं हुआ है और इसलिए जो कांग्रेस की अपनी परंपरागत सीटें कभी रही हैं उन सीटों को लेकर दावेदारियां कांग्रेस की तरफ से हो रही है। चाईबासा हो, चतरा हो, पलामू हो, तो और कई नाम हैं, उन नामों पर कांग्रेस में चर्चा हो रही है कि इनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ये संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, कहीं पर 2 कहीं पर 1। बहरहाल हम रुक करते हैं या कांग्रेस की जो राजनीति है उसको समझने के लिए, इस चुनाव में कांग्रेस की जो भूमिका होगी उम्मीदवारों के चयन को लेकर और कौन उम्मीदवार हो सकता है और कौन सी सीट हो सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए हम रुक करते हैं। अपने सहयोगी सुरेंद्र सोरेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, वो 4 सीटें जो फॉर्मूले के तहत 7-4-2-1 का जो फॉर्मूला है उसके तहत वो 4 सीटें कौन सी ऐसी हो सकती हैं और जो हम संभावित उम्मीदवारों के नाम बता रहे हैं वो उम्मीदवार ही दावेदार हैं और उन्हीं में से चुना जाएगा, क्योंकि यहां से भी लिस्ट गई होगी सेंट्रल पार्टी को? देखिए, ये समझना होगा कि पिछले तकरीबन 5 साल में कांग्रेस ने अपनी वापसी के लिए बहुत तरीके से मशक्कत की है, जोड़ तोड़ की है। पार्टी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, यानी प्रदेश कमेटी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इन बदलाव की वजह से यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में भी नजर आ रही है और इस मजबूती को अब 2019 के इस वर्तमान लोकसभा चुनाव में भुनाने की पुरजोर कोशिश होगी, क्योंकि महागठबंधन में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को हासिल होनी है और कांग्रेस को इन सीटों पे अपनी जीत भी सुनिश्चित करनी है। 2014 के चुनाव में इन 14 लोकसभा सीटों से पूरी तरह से कांग्रेस साफ हो गई थी। सिर्फ अगर जो वर्तमान महागठबंधन में मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनकी 2 सीटें वो जीतने में कामयाब रही थी, राजमहल और दुमका। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत मशक्कत नहीं करनी है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा 2 सीट मिलने हैं जिस पर उन्हें चर्चा करनी है या उन पर नए दावेदार या उम्मीदवार तलाशने होंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए 2014 की बाजी को फिर से दोहराना, उन उम्मीदवारों को दोहराना एक बहुत बड़ा खतरा होगा। तो नए उम्मीदवार तलाशने होंगे और इस पिछले 5 साल में
नए उम्मीदवार भी सामने आए होंगे, नए दावेदार भी सामने आए होंगे। तो ये सब कुछ इस वक्त जब कांग्रेस की पॉलिटिक्स है वो सिर्फ इस झारखंड की अगर हम बात करें तो नए सिरे से, नए ढर्रे पर, नए ट्रैक पर चल रही है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर अजय कुमार प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसके बाद जो दूसरे तमाम जो पिछली पंक्ति के उस वक्त जो अगड़ी पंक्ति के नेता थे, यानी हम प्रदीप बालमूचू की बात कर ले, दादाई दुबे की बात कर ले, राजेंद्र सिंह की बात कर ले, जो प्रदेश कांग्रेस में जिनके निर्णय हावी रहते थे या जिनके निर्णय या सजेशन वो माने जाते थे, वो अब दूसरे दर्जे पर के नेता हो गए। लेकिन जो निर्णायक स्थिति में हैं, अब वो नई टीम के साथ नए तरीके से उम्मीदवारों के चयन के लिए उनकी सूची की तैयारी उनकी तरफ से की गई है। चलिए हम समझते हैं, यहाँ हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के 3-4 प्रवक्ता मौजूद हैं। सबसे हम समझते हैं कि इस बार इस चुनाव के लिए क्या नई रणनीति होगी और कौन से नए उम्मीदवार होंगे जिससे 2019 की बाजी उनके पक्ष में नजर आए। हमारे साथ है राजेश ठाकुर जी। उम्मीदवारों को लेकर के क्या कुछ ध्यान दिया जा रहा है? दावेदार तो बहुत होते हैं, लेकिन पार्टी का जो चयन करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है? नहीं, देखिए, पार्टी सबसे पहले विनेबिलिटी देखेगी कि किस सीट को हम कैसे जीत सकते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और युवा जो है राहुल गांधी जी के समय में कैसे आगे आए उस पर भी मंथन चल रहा है। पुराने नए लोगों का सम्मिश्रण करके कहीं ना कहीं चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। और जो शक्ति ऐप है उससे भी फीडबैक लिया जा रहा है, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सारे चीज़ों का तालमेल बिठा करके जल्द ही उम्मीदवार आपके सामने होंगे। कुछ महीनों पहले पार्टी ने आंतरिक सर्वे कराया था, उन सर्वे के हिसाब से जो सीटों का बंटवारा है, क्या उसका ख्याल रखा गया है? नहीं, देखिए, हम लोग सर्वे जब भी कोई हो रहा है तो वहाँ इंटरनल सर्वे, हाँ, इंटरनल सर्वे है और इंटरनल सर्वे में हम बहुत अच्छे उस रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महागठबंधन की बात को लेकर के हम लोग ज़्यादा चिंतित हैं कि महागठबंधन बढ़िया से हो जाए, मजबूती से हो जाए और महागठबंधन 14 सीटों पर लड़े तो 14 सीटों को हम जीतने का काम करें। उस ध्येय से हम कई अपनी अच्छी सीटें भी छोड़ने को तैयार हैं, कई और सीटें हैं जो हम लेने को तैयार हैं। तो अभी सारी चीज़ों पर चलिए, तो अब वो सारा फीडबैक लिया जा रहा है। सुरेंद्र जी, हम आपके पास आएंगे, और भी लोग हैं उनसे भी जरा हम आपके जरिए बात करेंगे। लेकिन जरा विवेक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा हम इस पूरी प्रक्रिया को जरा समझे। कांग्रेस के लिहाज से अगर हम बात करें विवेक जी, तो जो फॉर्मूला है उसमें 7 सीटें कांग्रेस के पास आ रही हैं। 7 सीटों का चयन करना, उनके उम्मीदवारों का चयन करना, उस परिस्थिति में जब 2014 के 14 सीटों में से एक भी सीट वो नहीं जीत पाए, ये मशक्कत अभी चल रही है या सब कुछ अब पक्का हो गया है, तय हो गया है और ऐलान करना बस बाकी रह गया है, या कहीं कुछ मतभेद या जिच अभी भी है? देखिए, कुछ सीटों को लेकर अभी भी कांग्रेस में, जैसा कि सुरेंद्र सोरेन भी बता रहे थे और उनके साथ राजेश ठाकुर मौजूद थे, वो भी बता रहे थे। देखिए, हालांकि लगभग सब कुछ तय है, लेकिन कुछ सीटों को लेकर अभी भी, जैसे जमशेदपुर की सीट को लेकर, धनबाद से कौन लड़ेगा कांग्रेस का उम्मीदवार, और कोडरमा में क्या होने वाला है, इन तमाम चीजों को लेकर अभी भी कह सकते हैं कि अंदर खाने पूरी बातचीत चल रही है। खास तौर से 2014 और 2009 के वोट प्रतिशत को लेकर चर्चा की जा रही है। और साथ ही साथ, क्योंकि पिछली बार देखिए जेवीएम, जेएमएम और कांग्रेस तीनों ने चुनाव जो है अलग अलग लड़ने का फैसला किया था और उसका खामियाजा भी 2014 में मिला था। लेकिन इस बार हालांकि महागठबंधन की जो तैयारी है वो पुख्ता अभी नहीं दिख रही है, लेकिन तैयारी पुख्ता करने की कोशिश का ही एक नतीजा यह है कि अभी तक महागठबंधन के तरफ से या खासतौर से कांग्रेस के तरफ से अभी तक उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो पाया है। तो उम्मीदवार का नाम तय नहीं होने की वजह यह भी मानी जा रही है कि इसमें तमाम दलों जैसे जेवीएम और जेएमएम के को कहीं ज्यादा नुकसान ना हो या ज्यादा उनके जो कार्यकर्ता है वो ऐसा उम्मीदवार न उतार दे कांग्रेस जिससे कि उनके कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं मिले। तो लिहाजा इसी मद्देनजर कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 1-2 दिनों के अंदर ही तमाम जो नाम है वो अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। हालांकि हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी
और कांग्रेस के अध्यक्ष के बीच जो बातचीत है वो लगातार जारी है। लेकिन जो जीत या जो देरी हो रही है वो सिर्फ नामों को लेकर ही हो रही है। इसको कह सकते हैं कि थोड़ा कांग्रेस डरी हुई भी है, कहीं महागठबंधन में कहीं अगर किसी तरह का विवाद पैदा हो गया तो उसका खामियाजा कहीं चुनाव में नहीं, जब वोटिंग हो उसके दौरान नहीं उठाना पड़े। जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी के पास जरा चलें। सुरेंद्र जी, विवेक जी जो बात कह रहे हैं कि थोड़ी डरी भी हुई है कांग्रेस की, कुछ ऐसा फैसला ले तो महागठबंधन पर उसका असर पड़े और फिर वो असर अगर चुनाव के दौरान भी देखने को मिलेगा, तो फूंक फूंक कर कदम रख रही है ये कांग्रेस। वहां पर जो प्रवक्ता हैं और जिनसे आपकी बातचीत हो रही है, राजेश जी अभी ये बात कह भी रहे थे कि फाइनल हो भी जाएगा, अंदर खाने इस तरह की चीजें वहां भी दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस आप कार्यालय में हैं वहां मौजूद, तो देखिए, ये कह सकते हैं कि पूरी तरह सचेत है और चूंकि सबको संगठित रखना है इसलिए सधे हुए कदम उठाने होंगे और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई जा रही है। पिछले दिनों जब हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी के बीच मुलाकात हुई थी और यह दबाव बनाया जा रहा था, उनके बयान से यह झलक रहा था कि गठबंधन के फॉर्मूले जल्दी से जल्दी फलक पर रख दिए जाए। हमारे साथ राजू रंजन है, प्रवक्ता है। क्या लगता है कि कांग्रेस के जो स्टेप्स हैं वो देरी की तरफ नजर नहीं आ रहा? नहीं, कहीं कोई देरी की बात नहीं है। आपको पता है कि सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है और गठबंधन हो रहा है तो पूरी मजबूती के साथ, और हम लोग देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, इसकी तैयारी चल रही है। नहीं, देरी की यह भी तो वजह हो सकती है कि सहमति नहीं बनी है। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है। जहां तक सीटों के शेयरिंग का सवाल है उस पर भी आने वाले 1-2 दिन में तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। उसको लेकर के हमारे गठबंधन दल के जितने भी नेता हैं उनके बीच विचार विमर्श चल रहा है। अक्सर ऐसा होता है चुनाव के दरमियान कि जब सीटों का ऐलान हो जाता है, उम्मीदवारों का ऐलान हो जाता है, तो जो दावेदार होते हैं वो छिटक कर दूसरे दलों की तरफ चलने लगते हैं। तो इसलिए शायद वो कम से कम वक्त आप देना चाहते हैं ताकि उनकी सेटिंग दूसरी तरफ ना हो सके। देखिए, ये रणनीति का हिस्सा है और इसको हम चैनल पर नहीं बता सकते हैं और किसी भी प्रकार के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि महागठबंधन जब बन जाएगा तो फिर ऐसे जो लोग हैं जो प्रवासी राजनीति के शिकार होते हैं उस प्रकार के लोगों को बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलने वाली है। चूंकि एनडीए फोल्डर एक तरफ, दूसरे तरफ हमारा महागठबंधन है, तो ऐसे स्थिति में इस प्रकार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलने वाली भी नहीं है। और इस बार का चुनाव है वो इस देश के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि भ्रम का वातावरण बनाकर, मैंने सुना आपने जो कहा 2014 के विषय में, 2014 में मामला अलग था। इस बार इस सरकार ने जिस प्रकार से भ्रम का वातावरण बना करके लोगों को गुमराह करके, जुमलेबाजी में फंसा करके, मतों का ध्रुवीकरण करा करके, तमाम पहलुओं पर जो चीजें थी उसको करके सत्ता तो हथिया लिया लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए। इसीलिए ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में, चूंकि राष्ट्रीय फलक में हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे तमाम लोग जो लाइट माइंडेड पार्टियां हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आकर के ऐसे तत्वों को सत्ता से बाहर रखना जो लोकतंत्र के लिए घातक है, संविधान के लिए घातक है, ऐसे लोगों को बाहर रखने के लिए कांग्रेस अपनी भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से निभाने पर लगी हुई है। इस तरह से अगर हम देखें, चूंकि उम्मीदवारों की सूची जा चुकी होगी, आप भेज दी गई होगी, प्रदेश कमेटी बैठ करके तय की होगी और उन पर चर्चा हो रही होगी दिल्ली के स्तर पर, लेकिन इन सब चीज़ों में जब देरी होती है तो दावेदारी भी बढ़ती है। हम देख रहे हैं कि चाईबासा की तरफ मूव कर रहे हैं, जेएमएम की चॉइस अब चाईबासा भी हो गई है। ऐसी परिस्थिति में जो गठबंधन दल के नेता हैं उनकी महत्वाकांक्षा को रोकना या उसको उस पर एक ब्रेक लगाना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी दल का कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सारे दल जो हमारे गठबंधन में जितने भी दलगत साथी हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को हम पराजित करें, और उसको लेकर के जो रणनीति बन रही है आपस में नेताओं, सारे नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं। सीट शेयरिंग का सारा मामला आपके सामने आ गया है। अब रहा उम्मीदवारी चयन का,
तो कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार के चयनित करने के लिए जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत काम कर रही है। बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसमें जो हमारे कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी के लिए आवेदन आया है उस पर विचार विमर्श करके उसको फाइनल रूप दे दिया जाएगा। उसी तरह हमारे जो गठबंधन के साथी हैं वो अपने सीट शेयरिंग के लिए अपना उचित उम्मीदवार तलाशेंगे या उचित उम्मीदवार को वो टिकट देकर के लड़ाएंगे। लड़ाई साफ हो गई है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग चुनाव में एक साथ जाएंगे और हम तमाम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। सात सीटें कांग्रेस, 4 सीटें जेएमएम, 2 सीटें जेवीएम और 1 सीट आरजेडी। ये जो तस्वीर और फार्मूला आया है, इस फार्मूले के बारे में एक सवाल ज़रूर हम विवेक जी आपसे भी समझना चाहेंगे, उसके बाद हम सुरेंद्र जी के पास भी जाएंगे इस सवाल के साथ कि क्या जब ये फार्मूला आया सीटों को लेकर तो सिर्फ संख्या को लेकर ही था? अगर संख्या को लेकर था तो फिर क्या उसमें सीटें नहीं उस समय पक्की थीं कि हमारी सीट इसलिए हम साथ मांग रहे हैं कि ये सीट है जो हमारी है और हम इस पर लड़ेंगे, या सिर्फ वेग तौर पर कि हम ज़्यादा लड़ेंगे इसलिए हम 7, आप उससे कम तो 4, ये 2 और 1, इस तरह का होता है? विवेक जी। विवेक जी, कुछ तकनीकी समस्या जिसकी वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारे दर्शकों तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस बीच निलय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी ऑफिस से हैं। कांग्रेस के संदर्भ में हम ये बात कर रहे थे। जरा निलय आपके पास आए, यही सवाल जरा हम सुरेंद्र जी से ले लें कि सुरेंद्र जी जरा इन लोगों से एक राय लीजिए कि क्या सिर्फ सीटों की संख्या पर ही बात हुई थी या सीटों की संख्या को निर्धारित करने के पीछे वो सीट भी थे जो हमारी है, हम मजबूत हैं और हम यहां लड़ेंगे, आपको 4 इसलिए कि ये 4 आपके लिए बेहतर होगा, या सिर्फ संख्या? ये 7-4-1 का जो फॉर्मूला आया था, ये संख्या भी थी और इसके साथ साथ पिछले बार के चुनाव के उनके अपनी जो दावे रहे थे या जो जिस तरह से वो पेश वहां अपने उम्मीदवार को कर पाए थे, ये 7, इनमें कुछ तब्दीलियां भी आई है। क्या लगता है ये 7-4-1 का फॉर्मूला, 7 कांग्रेस, 4 जेएमएम, 2 जेवीएम और 1 आरजेडी, क्या इस बंटवारे में कांग्रेस की मतलब अपनी जो ख्वाहिश भर थी या फिर वो जमीन पर भी मजबूत थे? कि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी पहले तो हमारे जब अध्यक्ष बने डॉक्टर अजय कुमार जी, पूरे राज्य में हम लोगों ने संगठन को मजबूत किया और 14वीं लोकसभा में हम लोगों ने अपनी तैयारी चालू कर दी थी। अब देश हित में और राज्य हित में महागठबंधन की बातें आई तो उसमें जो फार्मूला जहाँ से जीत सकते हैं जो पार्टियाँ, ये बैठकर निर्णय लिया जाएगा। जो महागठबंधन के नेता होंगे, हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी जी आरपीएन सिंह जी हैं, हमारे अध्यक्ष अजय जी और देश में हमारे नेता है, वहाँ बैठ कर के ये निर्णय लिया जाएगा कि 7-4-2-2-1 ये कौन सा फार्मूला लड़ेगा। मगर आज के डेट में महागठबंधन बिल्कुल बन चुकी है और जल्द ही इस पे निर्णय लिया है कि 7 कौन लड़ेंगे, 4 कौन लड़ेंगे, 2 कौन लड़ेंगे। मतलब सीट इधर से उधर, जैसे कि हमने देखा कि पलामू बाबूलाल मरांडी लड़ना नहीं चाह रहे थे, इस फॉर्मूले के तहत अनौपचारिक तौर पर जो ऐलान किया गया था, बाबूलाल मरांडी को आपने पलामू सीट दे दी, वो गोड्डा की डिमांड कर रहे थे, गोड्डा माइनस था। तो क्या इस तरह से वो सीट शिफ्ट हो सकती है? संख्या पर 7 रहेगी लेकिन सीट जो है वो शिफ्ट हो सकती है। नहीं, देखिए, जब तक गठबंधन का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इन सारी सीटों पर बातचीत चलती रहती है। क्योंकि हम 14 सीटों पर तैयारी कर रहे थे, हमने 81 विधानसभा प्रभारी उतारे थे और सबने बूथ लेवल तक कमेटी बनाने का काम किया है। तो हम 14 सीट पर लड़ने की तैयारी में थे। निश्चित रूप से जब इस तरह की सारी बातें आई कि लोगों का मत था,
जनता की डिमांड है कि हम लोग एक साथ होकर लड़े, और उस नाते हम लोगों को लड़ना, सब लोगों का साथ लड़ना लाजमी है। तो अब उसमें ये देखना होगा कि कहाँ किसकी विनेबिलिटी है, और सब लोग, चूंकि 4 मजबूत दलों का गठबंधन हो रहा है, तो निश्चित रूप से सभी की अपनी अपनी दावेदारी होगी, और उन दावेदारियों पर सभी हमारे नेतागण जो महागठबंधन के आदरणीय, बिल्कुल, वो देखिए दावेदारी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5-6 सीटों पर रखी है, वो तो निर्णय अलग से होगा, लेकिन क्या 7 से कम पर आ सकती है? क्योंकि ये पहले जब कहा गया था कि अगर लेफ्ट को एडजस्ट करना है तो कांग्रेस के अपने कोटे से ही देना पड़ेगा। नहीं, देखिए अभी तक जो भी ये बातें हैं मीडिया के माध्यम से पता चल रही है, किसी नेता ने अधिकृत बयान नहीं दिया है कि 7-4-2-1 होगा। ये ऐसा मीडिया मानती है कि हम लोग 7 सीट पर लड़ेंगे, बाकी 4 पे जेएमएम लड़ेगी, 2 सीट पर जेवीएम लड़ेगी। ये आपका आकलन है। ये तो अच्छी बात है कि मीडिया ने आपको सबसे ज्यादा सीट, लेकिन चलिए, लेकिन इस बयान में सुरेंद्र जी, इस बयान में एक बात तो ये भी आ गई कि अभी तक तो ये ही नहीं बात पक्की है कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो अभी पहला स्टेप भी महागठबंधन नहीं पूरा कर पाया है। अब तब जब चुनाव की घोषणा हो गई है और चौथे चरण से यहां पर चुनाव भी शुरू हो जाएगी, चौथा चरण जो होगा वो यहां का पहला चरण होगा। वैसे में ये भी बात है, विवेक जी जरा इसको आप समझाइए, जो राजेश जी ये बात कर रहे हैं कि वो 7-4-2-1 है, वो सिर्फ मीडिया का अपना एक बनाया हुआ है, अभी इस पर कोई तय नहीं हुआ है, कोई फैसला नहीं हुआ है। मतलब वो पहली सीढ़ी भी अभी शायद ये लोग नहीं चढ़े। ये देखिए आनंद जी जो बात अभी निलय ये हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोरेन बता रहे थे, और उनके साथ जो प्रवक्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने जो बातें कही बहुत अहम है। जिस तरीके से कल जेएमएम के कह सकते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गठबंधन के बारे में जो बातें, कंकड़ पत्थर वाली जो बातें कही, और उसके बाद राजेश ठाकुर का यह बयान आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि महागठबंधन में पूरी तरह से सब कुछ ठीक नहीं है। ये मीडिया के तरफ से ये बयान पहले भी आ चुका था, ये मीडिया का बयान नहीं था, ये कांग्रेस के लोगों का बयान था कि 7-4-2-1 या 7-4-3-1 इस तरह की बातें पहले से ये फार्मूला चला आ रहा था, किसी ने इस पे इसको काटा नहीं। लेकिन अब इस तरह की बातें आ रही है कि अब ये तय ही नहीं हुआ है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति में है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए, हमारे जो बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि महागठबंधन में अभी तक ये तय नहीं है। निलय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निलय से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए निलय जो लगातार बीजेपी कवरेज के दौरान उन्होंने देखी है कि कितनी आसानी से वहां पर सब कुछ तय हो गया। सिर्फ एक सीट को लेकर विवाद हुआ है, विवाद है वो गिरिडीह सीट को लेकर, और गिरिडीह में लगभग कह सकते हैं कि 5 बार के सांसद रविंद्र राय का जो टिकट कटा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सीट तो है ही, लेकिन बीजेपी के पास अंदरूनी जो डाटा है, अंदरूनी जो सर्वे है, जी बिल्कुल। जरा निलय के पास चलते हैं। जो बातें अभी आप कर रहे थे विवेक जी, वही उसी को आगे बढ़ाएं, निलय के पास चलें। निलय, 14 सीटों में से 12 सीटों पर 2014 में बीजेपी का कब्जा रहा, 2 सीटें जेएमएम के पास गईं। उन 12 में से अब 1 सीट बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार हो गई है, और वो सीट जो उसकी परंपरागत सीट रही है, और वो भी एजेएसयू के लिए। ऐसे में बीजेपी की तरफ से 13 सीट तो हैं जिस पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, लेकिन क्या उन 13 सीटों पर सिटिंग रहेंगे या वहां चेहरे बदल सकते हैं, और इसकी ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है? जी आनंद जी, देखिए शुरू में तो भाजपा ने कहा था कि 14 के 14 सीटें वो जीतेंगी, लेकिन अंतिम समय में एक कहा जाए चौंकाने वाला निर्णय आया, एक चौंकाने वाला फैसला आया कि एक सीट जो गिरिडीह की सीट है और भाजपा की परंपरागत सीट है, 5 बार वहां से भाजपा जीत चुकी है। रविंद्र पांडे प्रत्याशी की भी बात की जाए तो 5 बार रविंद्र पांडे ही जीते हैं, और इधर बीच में 2 बार 2004 में और 1 बार और जेएमएम का कब्जा रहा, जबकि विनोद बिहारी महतो ने और टेकलाल महतो ने यहां से जीत हासिल की है। अब ये देखना है कि भाजपा ने वो सीट दे दी है, इसका विरोध भाजपा के कार्यकर्ताओं के भी द्वारा, और जाहिर सी बात है कि जो गिरिडीह के जो कार्यकर्ता हैं, कल हम लोगों ने जो गिरिडीह से भी कार्यक्रम किया था उसमें भी ये चीज साफ बिल्कुल, और रविंद्र पांडे का दर्द भी छलका था इस फैसले के बाद।
नहीं है और इस वजह से उनका पत्ता कटा है, लेकिन वो पार्टी के एक समर्पित नेता हैं। जिस तरह की बातें होती हैं अमूमन वो उन्होंने कहा है, लेकिन उनके कार्यकर्ता काफ़ी निराश दिखे और उन्होंने कहा है कि अब कमल को केला में तब्दील करना, यानी कि अब जो वोटर जो हैं जो कमल फूल में जो वोट देते थे, अब वो केला फल में यानी कि केला छाप जो चुनाव चिन्ह है आंसू का, कमल से केला में तब्दील करना एक खासी मशक्कत का काम हुआ, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में कमल फूल छा चुका है और आंसू का कोई बहुत बड़ा वहां पे कहा जाए तो गढ़ नहीं है। हालांकि जो और गिरिडीह के अलावे जो बाकी जो सीट हैं उन पर चेहरे बदलने की संभावना दिखाई दे रही है। आप तो बीजेपी ऑफिस में है निलय। जी बिल्कुल, देखिए कई ऐसे चेहरे हैं और खासकर कई जाने माने चेहरे हैं, उनको बदलने की भी बात आ रही है। हम लोगों ने खबरों में भी ये दिखाया था और अभी भी ये बात चल रही है। हालांकि अभी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जब कहा था कि जितने भी सांसद हैं वो रहेंगे तो थोड़ी सी राहत जरूर मिली थी, लेकिन वो एक आधिकारिक बयान था, लेकिन अंतिम बयान नहीं था, क्योंकि अंतिम फैसला जो है वो केंद्रीय नेतृत्व लेती है। प्रदेश स्तर से यहाँ पे अनुशंसा भेजी जाती है। कल इसकी बैठक रखी गई, यहाँ पे चुनाव समिति की बैठक रखी गई है, जहाँ की तमाम नेतागण आएंगे और नामों पर एक तरीके से जो ऑप्शन है, जो विकल्प है वो दिया जाएगा, जिसमें कि कुछ जाहिर सी बात है कि जो विनिंग जो कैंडिडेट्स हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, उनके अलावा जो अन्य संभावित प्रत्याशी होंगे उनका भी नाम रहेगा और अंतिम फैसला आला का मान। ठीक है, ये तो एक परंपरा है। नीलय, जरा आप हमारे साथ बने रहिए और हम जरा उन सीटों को जरा बता दें अपने दर्शकों को, जिन सीटों को लेकर बीजेपी के जो 13 सीटें चुनाव लड़ेंगी बीजेपी, उनके कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हैं। हम अपने पैनल से कहेंगे कि जरा वो दिखाएं ग्राफिक्स के जरिए। दुमका पर जो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं, मंत्री लुइस मरांडी और सुनील सोरेन का उस पर दावेदारी है, संभावना जताई जा रही है दुमका लोकसभा सीट को लेकर। इसके अलावे जो जयंत सिन्हा, ए.के. मिश्रा और मनीष जायसवाल, हजारीबाग की बात हो रही है। जयंत सिन्हा सिटिंग है, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। चतरा प्रदीप वर्मा और सुदेश वर्मा, इन दोनों लोगों में से कोई एक हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। गोड्डा निशिकांत दुबे सिटिंग है ही, लेकिन उनके अलावा सूरज मंडल का भी नाम आ रहा है। धनबाद से पीएन सिंह तो हैं, लेकिन उनकी दावेदारी कम होती दिखाई दे रही है। रविंद्र पांडे को ऐसा कहा जा रहा है कि वो संभवतः शिफ्ट हो सकते हैं गिरिडीह से धनबाद। जमशेदपुर विद्युत वरण महतो को कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत वरण महतो के खिलाफ कोई दावेदारी भी नहीं है। अर्जुन मुंडा को खूंटी से लड़ाने की बात चल रही है, क्योंकि कड़िया मुंडा इस बार उनको टिकट नहीं मिल सकता है। नीलकंठ सिंह मुंडा और कोचे मुंडा भी यहां पर टिकट की चाहत रख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ चाईबासा से चुनाव जीते हैं, वो तो दावेदार हैं ही। जेबी तुबिद भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। विधानसभा का भी लड़े थे, हार गए थे, इस्तीफा देकर आईएएस ऑफिसर रहे हैं वो। लोहरदगा से सुदर्शन भगत जो सिटिंग है, सरकार में मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। उनके अलावा दिनेश उरांव के नाम की चर्चा हो रही है। रांची जो परंपरागत सीट है बीजेपी की, राम टहल चौधरी के अलावा अमिताभ चौधरी का भी नाम आ रहा है। सीपी सिंह और आदित्य साहू का भी नाम आ रहा है। बीडी राम पलामू से सिटिंग हैं, उनके अलावा राजबाला वर्मा का भी नाम आ रहा है। ये सब जो नाम हैं संभावित उम्मीदवारों के इन 13 सीटों को लेकर, इन पर चर्चा हो रही है बीजेपी कार्यालय में भी, और वहां पर ये लोग दावेदारी करते दिखाई दे रहे हैं। नीलय, इसमें तो सिर्फ एक ही विद्युत वरण महतो ही दिखाई दे रहे हैं जिनके खिलाफ कोई दावेदारी नहीं है और उनकी सीट पक्की लग रही, लेकिन बाकी जगहों पर तो एक से ज्यादा दावेदार हैं सिटिंग के अलावे भी। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा था आपको आनंद कि जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं उनकी एक ख्वाहिश होती है कि वो शीर्ष स्तर तक पहुंचे, चाहे वो विधायक बने, चाहे वो सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, सबकी एक ख्वाहिश होती है सामाजिक क्षेत्र में जब वो काम करते हैं, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में। और चुनाव से बढ़िया अवसर कोई नहीं होता है और यही वजह है कि कई सीट हैं, कई नाम और भी हैं। अगर पलामू की बात करें तो बीडी राम भी वहाँ पे, ब्रजमोहन राम, माफ कीजिएगा, ब्रजमोहन राम भी वहाँ पे जो कि पहले सांसद रह चुके हैं, वो भी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लोहरदगा में भी स्पीकर का नाम तो है ही, इसके अलावा और भी कई नेता हैं जो कि वो चाह रहे हैं कि इस बार उन्हें टिकट मिले। अब केंद्रीय नेतृत्व किसको टिकट देती है नहीं देती है तो चुनाव समिति है, लेकिन कल चुनाव समिति की बैठक है और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है 15 तारीख को, जहां की नामों पर चर्चा होगी और एक अंतिम जो सूची है वो भेजी जाएगी और शीर्ष नेतृत्व उम्मीद की जा रही है कि 4 से 5 दिनों में, यानी कि 20 तारीख तक नामों की घोषणा कर सकता है। अब ये नाम कौन कौन से होंगे, क्योंकि तलवार कई बड़े दिग्गज नेताओं
पर भी लटकी हुई है। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष पर भी ये माना जा रहा था कि उन्हें विधानसभा में लाया जाएगा। विवेक सिन्हा जी भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी रांची से जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। एक सवाल तो उनका ये भी था कि महागठबंधन की बात हो रही है, सुरेंद्र सोरेन कांग्रेस कार्यालय में हैं, उनके साथ प्रवक्ता भी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। उन लोगों ने एक बात कही कि ये जो 7-4-2-1 का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मीडिया द्वारा गढ़ा गया है, लेकिन ये बात तो सच है कि उन्हीं की तरफ से ये फॉर्मूला आया था और हम लोगों ने बताया, लेकिन किसी ने इसका खंडन भी नहीं किया। अब कह रहे हैं कि ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी बात हो रही है। विवेक जी ने का कहना है कि इससे तो नीलय बताएंगे बेहतर ढंग से कि इस जवाब के बाद तो बीजेपी के ऑफिस में ज़्यादा खुशी दिखाई दे रही होगी कि अभी महागठबंधन उस लेवल पर नहीं आया है। यहाँ पर तो 14 में से 13-1 का तो निश्चित हो गया है फॉर्मूला। जी आनंद, देखिए जाहिर सी बात है कि बीजेपी कई मायनों में खुश है, क्योंकि एक तो गठबंधन जो है वो अभी तक स्वरूप नहीं ले पाया है, ठोस आकार नहीं ले पाया है। अभी भी जो गठबंधन के नेता है वो ये बोल रहे हैं कि अब बस 1 से 2 दिन में घोषणा होगी। दिल्ली भी गए थे हेमंत सोरेन, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई है। पहले तो कौन कहां से ले लेगा ये तो बात की बात है, को कितनी सीटें मिलेंगी अभी तक ये भी कोई आधिकारिक रूप से नहीं बोल रहा है। हाँ, लेकिन ठीक है, ये भी उधर से भी वही है कि वहां पर सीट तो खैर तय है, लेकिन उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुआ है। ये तो बीजेपी के लिहाज से भी उनके लिए भी एक बड़ी समस्या लगता है दिखाई। अगर समस्या नहीं होती तो उम्मीदवारों का चयन तो हो गया होता, क्योंकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है 13 पर हम, और एक आखिरकार उन्हें देनी पड़ी है एजेएसयू को। तो ऐसी स्थिति में एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो सुरेंद्र सोरेन जी के पास भी चलेंगे, नीलय आपके पास भी आएंगे, विवेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी भी आप दोनों लोगों से बात करेंगे और कुछ उनके पास भी सवाल हैं जो आप लोगों के साथ जानने की समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का, और हम बात झारखंड की कर रहे हैं। कौन है वो दावेदार झारखंड के, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो। 14 सीटें झारखंड की 2019 में किसके सर पर सेहरा बंधेगा, पार्टी किसको टिकट देगी, गठबंधन का कौन वो मजबूत दावेदार होगा, वही आज हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ संभावित उम्मीदवार दोनों गठबंधनों से हमारे पास उनके नाम हैं, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि कितनी दावेदारी मजबूत है और फॉर्मूला क्या है। विवेक सिन्हा जी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुरेंद्र सोरेन कांग्रेस कार्यालय में हैं, उनके साथ प्रदेश प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। नीलय बीजेपी ऑफिस में है रांची में, और एजेएसयू कार्यालय से हमारे साथ अभी सोहन सिंह भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सोहन, पहले जरा ये बताइए, एजेएसयू तो बहुत खुश होगी, एक सीट उन्हें मिल गया है, लेकिन वो सीट गिरिडीह मुश्किल भरी वो सीट है, बहुत कठिन है, डगर पनघट की वाली स्थिति है। रविंद्र पांडे का टिकट काटना, बीजेपी का नाराज होना और उसमें वो सीट एजेएसयू को दे देना, तो इतना आसान भी उनके लिए नहीं है। देखिए, आपने सही कहा, कांटो भरा ताज है, और जो गिरिडीह सीट है उस पर अभी सिटिंग एमपी वहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार हैं रविंद्र पांडे, लेकिन उनका सीट काटने के बाद अब वो सीट आजसू को दे दिया गया है। तो जो वहाँ से गिरिडीह से जो बीजेपी के जो काडर है, नेता हैं, और खुद वहाँ के जो एमपी है रविंद्र पांडे, वो नाखुश हैं, और कहीं ना कहीं जो अब आजसू सोच रही है कि उस सीट पर जीत का परचम लहराया जाए। तो जो सीट आजसू को तभी मिलेगी जब बीजेपी के जो ग्राउंड लेवल के जो वहाँ के नेता हैं, वहाँ के खुद जो एमपी है रविंद्र पांडे, उनका सहयोग मिले, और जब खुलकर वो जो बयानबाजी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इसका नुकसान आजसू को उठाना पड़ सकता है। और कोडरमा से जो वर्तमान सांसद है रविंदर राय, उन्होंने खुलकर मीडिया में बोल दिया है कि जो गिरिडीह सीट जो आजसू को दिया गया है, ये पूरी तरह से आत्मघाती हमला हो सकता है। तो जो संकेत है वो संकेत सही नहीं है आजसू के लिए। लेकिन अभी हम आजसू हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं, और आजसू हेडक्वार्टर में एक महत्वपूर्ण
मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, आजसू के 2 विधायक चंद्रप्रकाश चौधरी और रामचंद्र सहित और जो कई पदाधिकारी हैं उस बैठक में मौजूद है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना होगा कि कौन सी बातें बाहर निकल कर आ पाती है। सबसे बड़ी बात है कि आजसू का उम्मीदवार कौन होगा गिरिडीह से। अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं कि सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी इन दोनों में से ही कोई गिरिडीह से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। थोड़ी देर के बाद ये पिक्चर साफ होगा। लेकिन जो गिरिडीह सीट जो आजसू को मिला है और आजसू अगर उस पर चाहती है कि वहाँ से उसकी जो भी उम्मीदवार खड़े हो वहाँ पर उसकी जीत हो, तो निश्चित तौर पर वहाँ जो बीजेपी के जो काडर हैं, नेता हैं, खुद यहाँ के सिटिंग एमपी है रविंद्र पांडे, उनका बिना सहयोग का आजसू शायद एक कदम भी आगे नहीं चल पाए। लेकिन जो राष्ट्रीय नेता है हाँ, बिल्कुल ये एक बड़ी समस्या है कि अब उसको बीजेपी के साथ वो तारतम्य बनाना है, क्योंकि सरकार में रहते हुए सरकार के फैसलों के खिलाफ एजेएसयू खड़ी दिखाई देती रही है। लेकिन अब एक साथ फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ना और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सिटिंग सीट और पुरानी सीट एजेएसयू के खाते में जाना, इसको ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के कार्यकर्ता कितना एक्सेप्ट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जरा विवेक जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ ये तीनों हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एजेएसयू कार्यालय से सोहन हैं, बीजेपी में निलय हैं, सुरेंद्र जी कांग्रेस कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग वहाँ की परिस्थितियों और स्थितियों को बता रहे हैं। कहीं पर भी अभी कोई नाम फाइनल दिखाई नहीं दे रहा है। महागठबंधन के बारे में तो हुआ कि अभी सीट भी फाइनल नहीं है। यहाँ सीट फाइनल है तो यहाँ दावेदार है। अगर जमशेदपुर को छोड़ दिया जाए तो विद्युत वरण महतो के अलावे हर सीट पर 2 या 3 दावेदार हैं वहां पर भी। और यही एक सीट गिरिडीह पर भी सुदेश महतो लड़ेंगे या चंद्रप्रकाश चौधरी लड़ेंगे। बैठक भी हो रही है। आप भी इन लोगों से सवाल पूछ सकते हैं, निलय, सोहन जी और सुरेंद्र जी से। सोरेन जी से सवाल यहाँ पर एक गिरिडीह का। देखिए, गिरिडीह बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि अब यहाँ पर एजेएसयू ने अपनी दावेदारी ठोक दी है, लगभग तय है। लेकिन सोरेन जी, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2014 का जो चुनाव रहा है, यहाँ पर रविंद्र पांडे को 40% वोट मिले और जो जेएमएम को 36 और एजेएसयू को 4%। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि एजेएसयू को टिकट दे देने से जो बीजेपी का 40% वोट है वो मिल जाएगा? क्या ये दावेदारी या ये जो रणनीति है बीजेपी की वो वाकई में कारगर है, या फिर एजेएसयू को खुश करने के लिए सीट दे दी गई है, ऐसी सीट जहां पर रविंद्र पांडे 2014 में जब मोदी लहर थी तब भी बहुत कह सकते हैं बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीत पाए थे? देखिए, हम यहाँ अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखें और जब गठबंधन की राजनीति शुरू हुई देश में, उसके बाद हर एक राष्ट्रीय दल को एक क्षेत्रीय दल का सहारा जरूरी हो जाता था। और यहाँ की जो कुर्मी महतो की वोट है, कुर्मी महतो की वोट बहुत मायने रखती है झारखंड में। और फिलहाल कुर्मी महतो वोट का ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव आजसू पार्टी की तरफ देखा जाता रहा है। शायद यही वजह है कि झारखंड गठन के बाद 2000 वर्ष के बाद इस पार्टी ने बहुत तेजी से तरक्की की और 6 विधानसभा की सीटों तक इन्होंने अपना कब्जा जमाया। और इसके नेता जो सबसे बड़े नेता जो पार्टी के प्रमुख भी कहलाते हैं, सुदेश महतो, ये अलग बात है कि वो विधानसभा चुनाव की राजनीति में वो चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी अब भी कुर्मी महतो वोट में एक अच्छी पकड़ रहती है। तो एनडीए के फोल्डर में आजसू के आ जाने से एक बात तो सुनिश्चित है कि कुर्मी महतो का वोट वो इनके पक्ष में आ जाएगा। और शायद यही वजह है कि आजसू को खुश रखने के लिए और इनकी जो जातिगत वोट है उसे अपने बीजेपी के साथ जोड़े रखने के लिए इन्होंने एक सीट की कुर्बानी दी है। गिरिडीह सीट इन्होंने आजसू को दे दी है, जहां से चंद्रप्रकाश चौधरी या सुदेश महतो, इन दोनों में से कोई एक उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहां यह है कि कुर्मी महतो वोट जो एक वक्त में झारखंड जी, सोरेन जी, चंद्रप्रकाश चौधरी या सुदेश महतो, ये 2 नाम आ रहे हैं सामने। इसके अलावा तीसरा नाम कोई नाम नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यहाँ पे आनंद जी यहाँ पर बनता है, निलय से हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे और दर्शक भी ये जरूर जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि गिरिडीह सीट बीजेपी को जो है वो छोड़नी पड़ी, जबकि वहां पर 5 बार सांसद रह चुके रविंद्र पांडे।
निलय, ऐसी क्या वजह आपको नजर आती है और क्या बीजेपी की रणनीति वाकई में एक सीट का नुकसान नहीं है? बिल्कुल विवेक जी, देखिए इस बात पर हम लोगों ने बीजेपी के कई नेताओं से भी पूछा है और इस वक्त भी हमारे साथ प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक जी हैं। ये सवाल मैं इन्हीं से पूछता हूँ, आखिर क्या वजह रही आजसू को तोहफे में गिरिडीह की सीट देने के पीछे? 5 बार जीते हुए थे, कोई और भी सीट आप दे सकते थे, लेकिन जो माना जाता था कि अभेद किला है, 5 बार से आपके कार्यकर्ता भी काफी हतोत्साहित हैं इस फैसले से। देखिए, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है और वो सारे कार्यकर्ताओं को, सारे नेताओं को ये स्वीकार्य है और ये गठबंधन का फैसला बहुत पहले हुआ है। आजसू पार्टी हमारा बहुत ही पुराना गठबंधन का साथी है, एनडीए का साथी है और स्वाभाविक रूप से पिछली बार हम लोग विधानसभा चुनाव भी साथ में मिलकर के लड़े थे और इस बार एनडीए की मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ये दिखाया है, अपना बड़प्पन दिखाया है और आजसू को अपने या निलय इसके पीछे की एक वजह यह है कि अभी ढुलू महतो के खिलाफ कोयला क्षेत्र के कुछ व्यवसायी भी आगे आ गए थे, आंदोलन इन लोगों ने कर दिया था, काम ठप करवा दिया था उनके खिलाफ, और रविंद्र पांडे भी अपनी ही पार्टी के विधायक ढुलू महतो के खिलाफ काफ़ी मुखर थे, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये सीट उधर दे दी गई कि रविंद्र पांडे और ढुलू महतो को संतुष्ट करने के लिए, कि सिरदर्द न हो इसलिए वो दे दिया जाए। क्या नहीं लगता कि जो बीच में आपके सांसद और विधायक यानी कि बाघमारा विधायक ढुलू महतो और रविंद्र पांडे के बीच में जो एक तरीके से युद्ध, वाक युद्ध, सारे तरह के युद्ध चल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत प्रहार भी हो रहे थे और इस चीज़ों से पार्टी भी आज ही जा चुकी थी। हम लोगों ने भी कई बार गिलवा जी से पूछा, उनके पास भी कोई जवाब नहीं रहता था, पार्टी कार्रवाई कर रही है। कहीं ये वजह तो नहीं रही गिरिडीह की सीट से कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी? नहीं, देखिए ये अभी ढुलू महतो भी चाह रहे थे कि वो लड़ना चाह रहे थे। जब गठबंधन की मजबूती होती है तो 14 में से कोई एक सीट कहीं का तो निर्धारित होगा ही। सवाल वही है पाठक जी कि 5 बार की जीती हुई सीट क्यों? नहीं, 5 बार तो ये सीट भी तो हम जीतने के लिए ही कर रहे हैं ना। अगर वहां से एनडीए जीतता है तो फिर वो तो भारतीय जनता पार्टी की जीत ही मानी जाएगी, एनडीए की जीत मानी जाएगी, इसलिए हम तो जीतने के लिए ही हैं। अब अगर आज की जीत हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर एक सवाल, ये सवाल ठीक है कि एनडीए की जीत होगी, लेकिन आजसू और बीजेपी का जो संबंध है वो जग जाहिर है। लगातार आजसू जो है बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते रही है, जिस तरीके से कह सकते हैं कि पिछले 5 साल के दौरान स्थानीय नीति की बात हो या भूमि अधिग्रहण की बात हो। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि रांची से कौन होगा? शिवपूजन जी से ये भी सवाल पूछ लीजिए। जी, मैं पूछने ही वाला था विवेक जी। आजसू की बात आप कर रहे हैं, छोटा भाई मानते हैं, लेकिन वही अभी सुदेश जी ने पूरे गांव घूम कर यहाँ पे और बीजेपी के स्थानीय नीति का विरोध किया है, आपकी जो औद्योगिक नीति है उसका विरोध किया है सीएनटी एसपीटी में, यानी कि साथ में भी रहते हुए एक दूसरे पर प्रहार हो रहे थे। क्या किस तरह का गठबंधन ये माना जाए? देखिए, ये तो वो एक तरफ सरकार में भी हैं, जितनी नीतियां बनी उसमें आजसू पार्टी का जो के तरफ से जो मंत्री हैं वो सरकार में शामिल हैं और सभी नीतियों में वो उपस्थित रहे हैं बनाने में। इसलिए ये कहना कि वो नीतियों के विरोधी हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं से भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी उसका विरोध नहीं। खुद बोल रहे हैं, वो खुद विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, तो आखिर किस तरह का सहयोगी दल है? हर पार्टी को अपने कार्यक्रम आयोजित करने की छूट होती है और आजसू पार्टी का भी अपना कार्यक्रम है, अपना जनाधार है, अपने हिसाब से वो कार्यक्रम करते हैं, तो जनता के बीच में ठीक है। निलय वो बचाव तो करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल जरा ये भी पूछे, विवेक जी ने जो सवाल किया था उसका जो दूसरा हिस्सा था, रांची में हम आप लोग हैं, राजधानी रांची में कौन होगा उम्मीदवार बीजेपी का? देखिए, रांची की अगर बात करें कौन उम्मीदवार होंगे, माना जा रहा है कि रामटहल चौधरी जी भी 5 बार जीत चुके हैं, किसी दूसरे चेहरे को लाया जाए सामने। हालांकि आप यही कहेंगे आप कि केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं जरा कुछ आप भी बोलिए, आप प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी। नहीं, निश्चित तौर पर जो बात जिनको बोलनी है वही बोलेंगे।
जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा संसदीय बोर्ड ही इसको निर्धारित करता है। मुझे लगता है कि ये तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, हम सब इसके लिए अधिकृत नहीं हैं और मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को यह विश्वास रहता है कि हमारा केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय संसदीय बोर्ड, वो पार्टी के जो संचालन करते हैं लोग, जो उम्मीदवार का चयन करते हैं, वो उचित समय पर उचित निर्णय लेकर के सभी कार्यकर्ता। मुझे पता था कि आप ये जवाब देंगे, लेकिन एक बात तो आप बोल ही सकते हैं, मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया से जुड़ते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब देना एक तरीके से आपका दायित्व भी है। कुछ नए चेहरों को मौका चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना कि ये सारी चीजों पर विचार, आप ही कार्यकर्ता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ नए चेहरे सामने आने चाहिए। नहीं, मैं कार्यकर्ता हूं तो किसका कार्यकर्ता हूं? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो पार्टी के निर्णय के अनुसार ही मैं चलता हूं। इसलिए ये कहना कि आपका, मेरा व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं है। मैं जब तक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जितना पार्टी का कार्यकर्ता हूं, वो पार्टी के निर्णय से मैं बंधा हुआ हूं। बिल्कुल बंधे हुए हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। वरना तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप पार्टी के निर्णय से मत मानिए, लेकिन कुछ लोगों को, नए चेहरों को सामने आना चाहिए। आनंद जी जवाब देने में हिचक रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सब कुछ अब आला कमान और हाई कमान दिल्ली से ही तय होता है। सोरेन जी मौजूद है कांग्रेस दफ्तर में। कांग्रेस की ओर से कह सकते एक बड़ा सवाल ये भी है कांग्रेस के लिए, आनंद जी, कि जमशेदपुर सीट से कांग्रेस या जेएमएम, क्या अभी तक इसकी कोई जानकारी आ पाई है हम लोगों के पास, या जो वहां पर मौजूद है सुरेंद्र सोरेन? सुरेंद्र सोरेन, आवाज मिल रही है आपको? आनंद जी, एक सवाल यहाँ पर सोरेन जी से भी उठता है कि जमशेदपुर सीट, मान लीजिए रांची सीट तो तय है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसमें पाठक जी जवाब नहीं दे रहे, लेकिन जमशेदपुर ब्रेक ले लेते हैं विवेक जी, और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो फिर वही सवाल आपके सवाल के साथ हम सुरेंद्र जी के पास जाएंगे। सवाल जमशेदपुर को लेकर है कि क्या यह तय हुआ है कि जेएमएम या कांग्रेस? इस सवाल का जवाब आपसे सुरेंद्र जी हम लौटेंगे, ब्रेक के बाद तो लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारी खास पेशकश दावेदार झारखंड के संदर्भ में। स्वागत है आप सभी का दावेदार में। हम बात कर रहे हैं झारखंड में 14 सीटों पर कौन उम्मीदवार हो सकता है, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो लेफ्ट फ्रंट हो, चाहे एनडीए हो। और हमारे साथ विवेक सिन्हा जी रांची से जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र सोरेन कांग्रेस कार्यालय से, निलय बीजेपी कार्यालय से, सुहन सिंह एजेएसयू के कार्यालय से, और इस वक्त मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। जरा जमशेदपुर की स्थिति समझाइए मनोज। वहां पर अभी एक सवाल सुरेंद्र जी के पास भी है, उनसे भी हम जवाब लेंगे, लेकिन पहले आप बताइए कि वहां पर क्या स्थिति है, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो, महागठबंधन हो। निश्चित तौर पे आनंद जी आपने सही कहा कि यहाँ पर जो है कि एनडीए और साथ साथ महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन ने लगभग वो साफ कर दिया है कि डॉक्टर अजय कुमार जो यहाँ के कांग्रेस पार्टी के चेहरा थे, वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब तक जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा ठोक दिया है और ऐसे प्रत्याशी का नाम सामने लेकर आया है कि वाकई वो टक्कर दे सकता है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के प्रत्याशी विद्युत बरण महतो को, क्योंकि यहाँ पर महतो वोट का यहाँ पर खेल चलता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आस्तिक महतो को अपना प्रत्याशी बनाने का मन बना लिया है। तो निश्चित तौर पे आस्तिक महतो जो है वो जमशेदपुर से निकल चुके हैं राजधानी रांची के लिए, उसके बाद दुमका जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि आस्तिक महतो अगर मैदान में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो अभी वर्तमान सांसद है विद्युत बरण महतो, उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि अगर दूसरे प्रत्याशी को अगर जेएमएम उतारता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी यहां पर बाजी मार सकती है, क्योंकि बीजेपी ये यहां ढिढोरा पीटेगी कि हमने जो यहां पर बंद पड़ी खदानें थे उसको हमने खुलवा दिया, सड़क का जाल बिछवा दिया। भले ही एनएच का कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये ढिढोरा निश्चित तौर पे पीटेगी। जी बिल्कुल। तो ये जमशेदपुर हर बार इस तरह से रहा है। अगर हम बीजेपी की तरफ से देखें तो रुद्र प्रताप सारंगी यहां से चुनाव जीतते थे, 91 में अमृत प्रताप सिंह लड़े हारे, उसके बाद 96 में महाभारत के कृष्ण को यहां से उतारा गया, नीतीश भारद्वाज को, फिर शैलेंद्र महतो जो जेएमएम के थे
नरसिंह राव की सरकार में वो दागी भी हुए थे, उनकी पत्नी को बीजेपी ज्वाइन कराकर आभा महतो को टिकट दिया गया, दिनेश्वर गोस्वामी यहां से लड़े हारे, अर्जुन मुंडा जीते, उसके बाद अजय कुमार यहां से कांग्रेस के जेवीएम के उम्मीदवार के तौर पर जीते थे, बाद में कांग्रेस में हो गए, आ गए, प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस बार विद्युत वरण महतो यहां से चुनाव लड़े हैं। विवेक जी का ये सवाल है, सुरेंद्र जी, अभी ये मनोज भी कह रहे हैं कि डॉक्टर अजय का नाम अब करीब करीब खत्म हो गया है और आस्तिक महतो का नाम आ रहा है महागठबंधन की तरफ से जेएमएम के उम्मीदवार के तौर पर। कांग्रेस कार्यालय में क्या इस बात पर समझौता हो गया है कि जमशेदपुर वो जेएमएम को देंगे, डॉक्टर अजय वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, कुछ दिनों पहले डॉक्टर अजय कुमार ने खुद ये ऐलान किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जमशेदपुर से। ये अलग बात है कि उनके किसी और जगह यानी धनबाद से उनके चुनाव लड़ने के कयास अब भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम महागठबंधन खेमे की तरफ देखें तो 5 सीटें तकरीबन तय हैं जहां उम्मीदवार तय है कि महागठबंधन में। दुमका से शिबू सोरेन का चुनाव लड़ना लगभग तय है, राजमहल से विजय हासदा का लड़ना तय है, गोड्डा से प्रदीप यादव का चुनाव लड़ना तय है, कोडरमा से बाबूलाल मरांडी का चुनाव लड़ना तय है। वहीं कांग्रेस खेमे की तरफ अगर हम नजर डालें तो रांची से सुबोधकांत सहाय का चुनाव लड़ना तय है। इसके बाद यानी 5 के बाद यानी 9 सीटें बचे हैं महागठबंधन के पास, जिन पर अब भी विचार चल रहे हैं और कई नामों पर विचार किया जा रहा है कि कौन कौन से उम्मीदवार वहां के जातीय समीकरण, वहां के राजनीतिक समीकरण पर फिट बैठते हैं और मौजूदा राजनीति में उनके जीतने की संभावना कितनी ज्यादा से ज्यादा है। इस पर दिल्ली से लेकर के रांची तक उन्हीं 9 में से एक सीट है धनबाद, और वहां अब रुक करते हैं। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिन 9 सीटों को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है महागठबंधन के लिहाज से अगर हम बात करें तो उनमें से एक धनबाद है। क्या वहां से कुछ उम्मीदवार महागठबंधन का कौन होगा, किस पार्टी की झोली में जाएगी ये सीट, ये कुछ साफ हो पाया है? और एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा? दिलीप। देखिए, बिल्कुल पहले मैं आपको महागठबंधन की वस्तु स्थिति से स्पष्ट करूंगा कि पहले से ही जिस तरह से महागठबंधन की बात शुरू हुई थी और धनबाद लोकसभा को लेकर के बात शुरू हुई थी, तो पहले कहा जा रहा था कि धनबाद लोकसभा हम कांग्रेस पार्टी को जाएगी क्योंकि बगल में गिरिडीह लोकसभा है, वो जेएमएम वहां से प्रत्याशी उतारेगा। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के खाते में ये सीट है, लेकिन अभी उम्मीदवारी को लेकर के पूरी तरीके से सस्पेंस बरकरार है। पिछले लोकसभा चुनाव लड़े थे अजय दुबे, वो भी रेस में है। पूर्व सांसद जो पिछले बार टीएमसी से चुनाव लड़े थे, इस बार कांग्रेस में आए ददे दुबे, वो भी रेस में है। और एक नया नाम मयूर शेखर झा का चल रहा है जो युवा नेता है। लेकिन इन सब से अलग एक चर्चा यह भी है कि जमशेदपुर सीट जो डॉक्टर अजय कुमार है जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी तरफ से जमशेदपुर से चुनाव नहीं लड़ने की जो घोषणा की गई है, ये संभावनाएं भी प्रबल होगी कि धनबाद से वो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर भाजपा की बात की जाए तो पहले से ही कयास लगाया जा रहा था जब चुनाव की घोषणा से काफी पहले की, इस बार धनबाद में वो उम्मीदवार बदल सकते हैं। तो इस उम्मीदवारी की लिस्ट में एक विमल कीर्ति सिंह है, उनका नाम बहुत पहले से चर्चा में चल रहा था। अभी जो वर्तमान सांसद है पीएन सिंह वो है। एक धनबाद के जो मेयर है चंद्रशेखर अग्रवाल, उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन कोयलांचल में जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, वो अपने अपने तरीके से अपने नेताओं को आगे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे, अखबार में बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग विधायक राज सिन्हा को सांसद के रूप में देखना चाह रहे हैं। कुछ लोग जब गिरिडीह से संभावनाएं खत्म हो गई तो जो बाघमारा के जो बीजेपी के विधायक है ढुलू महतो, उनको धनबाद में संभावनाएं दिख रही है। उनके तरफ से बयानबाजी आ रहा है अगर धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीत कर दिखाएंगे। तो तमाम अटकलें हैं, लेकिन अटकलों पे विराम तभी लगेगा जब दिल्ली। चलिए, वो उसकी रणनीति भी बन रही है और ये पूरा मामला चाहे वो महागठबंधन का हो चाहे वो एनडीए का हो, वो दिल्ली शिफ्ट कर गया है और दिल्ली से नाम फाइनल होकर आएंगे। उसके बाद हम भी बताएंगे कि किसके खाते में कौन सी सीट गई और कौन वहां से उम्मीदवार हो रहा है। लेकिन बहरहाल जो संभावित हैं उन लोगों के नामों को लेकर हमने आज चर्चा की, कांग्रेस या महागठबंधन की तरफ से और एनडीए की तरफ से। बहरहाल अभी कोई कुछ पुख्ता नहीं हो पा रहा है। बीजेपी की तरफ से जमशेदपुर का एक पक्का है कि विद्युत वरण महतो ही लड़ेंगे और जमशेदपुर से कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव वहां से नहीं लड़ने की बात उन्होंने खुद कह दी है, तो वो संभवतः वहां से जेएमएम ही अपना उम्मीदवार उतारेगा। लेकिन क्या
कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय धनबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, ये अभी दिलीप कह रहे हैं। ये एक नया नाम जुड़ा है, एक नई चर्चा शुरू हुई है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम किसी और दिन चर्चा करेंगे जरा लेफ्ट के हिसाब से भी कि लेफ्ट अगर अलग लड़ेगा तो फिर उसके लिए कितना मुश्किल होगा महागठबंधन के लिए, उस लिहाज से भी हम चर्चा करेंगे किसी और दिन। फिलहाल शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र सोरेन जी, निलय, दिलीप, मनोज और सोहन सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश दावेदार में अभी इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कशिश न्यूज पर, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।